हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल में सेकंड क्लास है आज की, जिसमें हम समझेंगे कम्युनिकेशन स्किल, वे ऑफ कम्युनिकेशन और बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ क्लाइंट एंड सोसाइटी। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कितने टाइप का होता है या क्या रास्ता है कम्युनिकेट करने का, और क्लाइंट या सोसाइटी। क्लाइंट से मतलब यहाँ पर पेशेंट से है, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जब बात कर रहे हैं, अब आप हॉस्पिटल स्टाफ हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो हॉस्पिटल स्टाफ जितने भी होते हैं उनके लिए क्लाइंट का मतलब होता है पेशेंट। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ क्लाइंट और सोसाइटी के साथ और क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बारे में समझेंगे। शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल से। कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, इंटरेक्ट कर रहे हैं दो केमिकल आपस में। इंटरेक्ट मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना, असर डालना, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन, है ना, इंटरएक्शन। तो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालना, दैट इज इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसके थ्रू या जो हमको परमिट करता है या अलाउ करता है इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश, मेंटेन और इम्प्रूव रिलेशंस विथ अदर। तो कम्युनिकेशन एक बेसिक एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम या इंडिविजुअल यानी आप या कोई और पर्सन दूसरों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। एस्टेब्लिश मतलब बनाएगा, मेंटेन करेगा और इम्प्रूव करेगा कम्युनिकेशन के थ्रू। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, तो आपके किसी भी पर्सन के साथ रिलेशंस जो बनते हैं, एक तो बनेंगे ही कैसे अगर आप ढंग से बात नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो बनाना, उसको मेंटेन रखना और उसको और इम्प्रूव करना, ये कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। जिससे हम जितनी ज़्यादा बात करते हैं उतना ज़्यादा हमारा रिलेशन अच्छा होता है। अब डिपेंड करता है किस तरीके से बात कर रहे हैं आप। एक दूसरे को अगर ताना मार रहे हैं तो नहीं बन पाएगा, लेकिन रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए या रिलेशनशिप बनाना, मेंटेन करना और उसको बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। इट इज़ अ ब्रॉड सॉफ्ट स्किल कैटेगरी। अब जैसे हमने जितनी भी स्किल्स देखी थी, लास्ट क्लास में भी देखी थी टाइप ऑफ स्किल, तो एम्पैथी है, एक्टिव लिसनिंग है, ये सब भी सॉफ्ट स्किल हैं। लेकिन इनमें से कम्युनिकेशन स्किल सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज आइडिया, फैक्ट, फीलिंग और इम्प्रेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से अधिक लोग, टू और मोर देन टू पर्सन, एक्सचेंज आइडियाज़, वो अपने आइडिया एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज करते हैं या इम्प्रेशन एक्सचेंज करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ना कि जैसे हम, आप और हम, कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर जो फैक्ट है वो एक्सचेंज कर रहा हूँ। स्टडी करते हैं, कोई आपको पढ़ाता है तो कुछ फैक्ट्स है जो आपको बताता है ना। तो हम यहाँ पर फैक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज मतलब लेना देना होता है, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ दे रहा हूँ, है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं या जो चैट सेक्शन रहता है अपना, वहाँ पे आप मुझे बता देते हैं, तो हम हमारे जो आइडियाज़ हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? जिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग आइडिया शेयर करते हैं, फैक्ट शेयर करते हैं, पर्सनल फीलिंग शेयर करते हैं और इम्प्रेशन शेयर करते हैं, है ना। In general, communication refer to the giving and receiving information, idea, fact, opinion, belief, feelings and attitude through verbal or non-verbal means between people. तो जनरली कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ? कम्युनिकेशन मतलब होता है गिविंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन लेना, आइडिया शेयर करना, फैक्ट कुछ हैं उनको शेयर करना, ओपिनियंस यानी कि राय देना एक दूसरे को,
बिलीव्स, आपके क्या बिलीव्स हैं, विश्वास है, उनको शेयर करना। फीलिंग्स अपनी, आपके इमोशंस, इनको शेयर करना। एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब होता है नज़रिया, आपका क्या नज़रिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, उसको शेयर करना थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स बिटवीन पीपल। तो जो कम्युनिकेशन है वर्बल या नॉन वर्बल तरीके से हम करते हैं। वर्बल मतलब जहाँ पर शब्दों का उपयोग हो रहा है, और नॉन वर्बल जहाँ पर शब्दों का उपयोग नहीं हो रहा है। आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। इट इंक्लूड लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट एज वेल एज एक्सप्रेसिंग व्यूज एंड आइडियाज एंड पासिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर इन अ क्लियर मैनर। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन में? लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला सुन रहा है और समझ नहीं रहा है, वो एक्टिव लिसनिंग कर रहा है, आप जो बात बोल रहे हैं वो समझ रहा है, साथ ही साथ उसके क्या व्यूज़ हैं, उसका क्या नज़रिया है, जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो अपने व्यू दे रहा है, अपना आइडिया शेयर कर रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को हम आगे पास करते हैं। इट इज़ द मीन्स by which people influence the behavior of another. Thus good communication skill constitute the ability not only speak confidently but also listen. तो आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा, आप परेशान हो जाते होंगे क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा डिप्रेस लगता है हमको, तो हम क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सुनते हैं। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम सुनते हैं, वो हमें कुछ आइडियाज़ देते हैं या कुछ तरीके बताते हैं कैसे रहना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, हम उनको फॉलो करते हैं और उनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर से थर्ड पॉइंट देखो, इट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम दूसरों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरों के बिहेवियर पर असर डाल सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं ना, वो आपसे बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं जिसको आप ध्यान से सुनते हैं और अपना बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कम्युनिकेशन के थ्रू बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। Thus, good communication skill constitute the ability to not only speak confidently but also listen. तो जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, इसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, जबकि एक्टिव लिसनिंग भी करनी पड़ती है। तो एक्टिव लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना, और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ये दोनों कम्युनिकेशन स्किल में आता है। इट इज़ द व्हीकल यूज टू एस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग 3 एलिमेंट्स। अब जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसका यूज़ हम क्या करेंगे, कहाँ करेंगे? पर्सनल लाइफ में तो है ही, साथ ही साथ जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमारे साथ, हमारे सामने हमारे जो क्लाइंट हैं यानी कि पेशेंट हैं, पेशेंट के अटेंडर्स हैं, उनके साथ आपको एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है। पर्सनल लाइफ में हम कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप यानी कि चिकित्सीय संबंध, वो चिकित्सा के दौरान ही होते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर 3 एलिमेंट होते हैं, सेंडर, मैसेज, रिसीवर। सेंडर यानी कि जैसे हम बात करें नॉर्मल चैट लैंग्वेज में कि सेंडर यानी कि हमने किसी को मैसेज भेजना है तो हम सेंडर हैं। मैसेज जो भी कंटेंट है, जो भी मैसेज है जो भेजा जाना है, एंड रिसीवर जो उसको रिसीव करेगा। द सेंडर प्रिपेयर और क्रिएट अ मैसेज व्हेन अ नीड अकर। तो जो सेंडर है वो क्या करता है, मैसेज क्रिएट करता है जब भी उसको ज़रूरत होती है, एंड सेंड द मैसेज टू अ रिसीवर और लिसनर हु देन डिकोड इट। तो सेंडर जो है वो मैसेज बनाता है जब ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसको भेज देता है रिसीवर के पास, या जो भी लिसनर है, जो सुनने वाले हैं या रिसीव करने वाले हैं उनके पास, और वो उसको डिकोड करते हैं और मैसेज को सुनते हैं। या द रिसीवर में देन रिटर्न अ मैसेज और गिव फीडबैक टू द सेंडर और इनिशिएटर ऑफ द मैसेज। तो उसके बाद क्या होता है, जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है या जो लिसनर है उनके पास मैसेज पहुंचता है, वो उस मैसेज को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद फीडबैक देते हैं टू द सेंडर
और इनिशिएटर ऑफ द मैसेज, जिसने भी मैसेज भेजा है उसको वो फीडबैक भेजते हैं। तो चलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सेंडर जो कि मैसेज भेजने वाला है, एनकोडिंग यानी कि वो मैसेज बनाएगा, क्रिएट करेगा। चैनल, चैनल मतलब होता है माध्यम, किसके थ्रू वो मैसेज भेज रहा है। फिर डिकोड होगा मैसेज, डिकोड होने के बाद रिसीवर उसको समझेगा, पढ़ेगा, देखेगा, पढ़ने समझने के बाद अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा। रिप्लाई कर रहा है उसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक दिया, सेंडर तक पहुंचा, फिर यही प्रोसेस जो है या जो ये साइकिल है ये चलती रहती है, एक दूसरे को फीडबैक ये भेजते रहेंगे। वे और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने तरीके से, कितने प्रकार से होता है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस ऑन टू लेवल, दो तरीके से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल मतलब क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्पोकन और रिटन वर्ड, जहाँ पर शब्दों का उपयोग हो रहा है, भले वो लिखे जा रहे हों या बोले जा रहे हों, शब्दों का उपयोग हो रहा है। शब्द बोल के या लिख के हम स्पष्ट हमारी जो मन की बात है वो समझा सकते हैं। तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकर थ्रू गेस्चर और बिहेवियर दैट डू नॉट इन्वॉल्व स्पोकन और रिटन वर्ड्स। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये गेस्चर यानी आपके हाव भाव से, बिहेवियर से हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें कोई भी स्पोकन और रिटन वर्ड्स का उपयोग नहीं होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, गेस्चर यानी कि हाव भाव से, बिहेवियर से, व्यवहार से। अब उसमें किस तरीके से हम करते हैं, एक तो हाव भाव हो गया है, फिजिकल अपीयरेंस, स्पेस, दूसरों को स्पेस देना, दूर दूर हो गया दिमाग, मतलब स्पेस हम किसको देते हैं, जब आपको सामने वाले से बात करने का मन नहीं कर रहा है तो हम एक दूरी बना लेते हैं, स्पेस हो गया। पोस्चर, आपकी स्थिति क्या है, टच, फेशियल एक्सप्रेशन, इन सब के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोर एक्यूरेटली रिवील पेशेंट फीलिंग देन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हम ये जो सब पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी के हिसाब से भी तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम हॉस्पिटल में काम करने वाले, तो हम पेशेंट पे फोकस करके भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ समझिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मोर एक्यूरेटली रिवील पेशेंट फीलिंग देन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट की एक्यूरेट फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं अगर हम कंपेयर करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। वर्बल कम्युनिकेशन में भले वो आपको बताए नहीं बताए, कई बार होता है ना कि पेशेंट को कुछ समस्या है, नहीं बता रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट रहते तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि सब चीज़ आपसे बताएंगे ही, खोल के बोलेंगे ही। अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट पर्सनैलिटी, जितनी दुनिया में लोग उतने प्रकार के हैं। तो कोई अपनी बात शेयर करता है, कोई अपनी बात शेयर नहीं करता है। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने प्रकार के इंसान आते हैं, लोग आते हैं। तो हो सकता है वो बोल के ना बताएं, लेकिन बिना बोले उनकी स्थिति का अंदाज आपको लग सकता है। ठीक है। अब जैसे कई बार होता है ना कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक और एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कि कोई पर्सन ऐसा है जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, भाषा दूसरी है, जो आपको ना लिखते आती ना बोलते आती, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन होता है ना हाव भाव से, इशारों से, एक्ट करके, एक्सप्रेशन से। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अगर आपके घर में डॉग है, वो तो बोलेगा नहीं ना, मतलब बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा ना, लेकिन उसके हाव भाव से आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या चाहता है, उसको भूख लग रही है या उसको बाहर जाना है या जो भी है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्लियर है हमारा, वर्बल और नॉन वर्बल। बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव कंप्लायंस विद ट्रीटमेंट। तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन अगर है नर्स और पेशेंट, यानी कि थेरापेटिक रिलेशनशिप अच्छा है नर्स और पेशेंट के बीच में, तो इसके थ्रू एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है या जो ट्रीटमेंट करना है वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाएंगे हम पेशेंट के साथ। While subject knowledge and practical skills are the science of nursing practice, communication skills are the art of nursing practice.
तो नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल। नॉलेज मतलब आपको, जैसे कि हम बात करें कि सैंपल कलेक्शन आपको करते आता है, किस में अगर आपको वो सैंपल कलेक्शन आता है, करते आता है, तो वो हो गया प्रैक्टिकल स्किल। आपको मालूम है कि भाई किस ट्यूब में कौन सा सैंपल जाएगा या कौन सी वेन पंचर हमको करनी है, ये आपको मालूम है, तो ये नॉलेज हो गया। आपको ये सब करते आता है तो ये प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल और नॉलेज आर द साइंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल क्या है? ये आर्ट होता है नर्सिंग प्रैक्टिस का। आपके वार्ड में पेशेंट एडमिट है, आप अपना टेबल से उठो, सीधा उसको नीडल इंसर्ट कर दिया, सैंपल लेने लग गया, तो वो करने देगा क्या आपको? अच्छे तरीके से नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम पढ़ते हैं ना कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, कोई भी प्रोसीजर करने के पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ये हम इसीलिए तो बताते हैं कि आप कम्युनिकेशन अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आप पेशेंट को मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई अभी सर ने बोला है तो ये जांच करनी है और उसके लिए सैंपल लेना है हमको, तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है ले लीजिए। लेकिन आप सीधा जाके सैंपल लेने लग जाएंगे तो लड़ने लग जाएगा आपसे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल आर द आर्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नॉलेज और प्रैक्टिकल क्या है? साइंस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल आर आर्ट, यानी कि एक कला है नर्सिंग प्रैक्टिस की। तो कम्युनिकेशन स्किल समझ लिया है हमने। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ पेशेंट एंड सोसाइटी। सोसाइटी और पेशेंट के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जाए। नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटल पेशेंट केयर एज इट इंक्लूड फिजिकल केयर, परफॉर्मिंग टेक्निकल प्रोसीजर, क्रिएटिंग सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग, काउंसलिंग एंड एक्टिंग एज अ पेशेंट एडवोकेट। जो नर्स होते हैं या नर्सेज होती हैं, ये टोटल पेशेंट केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पेशेंट केयर की सारी जिम्मेदारी नर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर ही होती है। अब क्या क्या काम है? एक तो फिजिकल केयर आपको पेशेंट की करनी है, टेक्निकल प्रोसीजर कंप्लीट करना है। टेक्निकल प्रोसीजर जैसे अभी अपन ने बात की सैंपल कलेक्शन की, तो एक टेक्निकल प्रोसीजर हो गया। फिजिकल केयर हमको करनी है, जैसे पेशेंट को हेयर केयर है, नेल केयर है, बैक केयर है, वो हमको देना ही है। सेफ़ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट भी पेशेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है हमको। साथ ही साथ फॉर्मल इनफॉर्मल टीचिंग भी पेशेंट को देते हैं। कई बार हम कुछ काम करते हुए पेशेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं डिसीज़ के बारे में। कई बार हम जानबूझ के पेशेंट को उसकी डिसीज़ या जो भी उसका प्रोटोकॉल हो रहा है, ट्रीटमेंट फॉलो हो रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, टीचिंग देते हैं। काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट घबराता है तो हम उसको सलाह भी देते हैं। एक्टिंग एज अ पेशेंट एडवोकेट, तो जो नर्सेज होती है वो पेशेंट के एडवोकेट जैसा एक्ट करती हैं। टू परफॉर्म ऑल दीज टास्क नर्स नीड टू बिल्ड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। तो इतने सारे टास्क जब हमको पेशेंट के साथ परफॉर्म करना है तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू हम एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं पेशेंट के साथ में। The main purpose of building a relationship with patient is to support and promote healing process and enhance illness recovery। तो हमारा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, बनाने का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस हमारा ये है कि पेशेंट की हीलिंग प्रोसेस मतलब होता है कि ठीक होने की जो दर है, रेट है, वो बढ़े, और रिकवरी, पेशेंट की जो बीमारी की वजह से पेशेंट की क्षति हुई थी वो रिकवरी हो और तेज हो। तो थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाने के दो ही हमारे पर्पस हैं, हीलिंग प्रोसेस बढ़ाना और रिकवरी प्रोसेस बढ़ाना। द फॉलोइंग एलिमेंट और क्वालिटीज़ हेल्प अ नर्स टू बिल्ड थेरापेटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। अब तो कुछ एलिमेंट हैं या कुछ क्वालिटी हैं जिनके थ्रू या वो क्वालिटी हेल्प करती हैं एक नर्सिंग ऑफिसर की कि वो अच्छा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बना पाए पेशेंट के साथ में। अभी मैं पॉइंट वाइज नहीं बता रहा हूँ, एक साथ पॉइंट और उसका जो डिटेल है वो बताऊँगा साथ में। तो फर्स्ट है कॉम्पिटेंस इन नॉलेज एंड स्किल, यानी कि आपको नॉलेज और स्किल दोनों होना चाहिए, ज्ञान और कौशल दोनों होना चाहिए। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल है, ज्ञान भी और कौशल भी है,
कैसे होता है पता है और आप वो काम कर भी लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी, अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे, इफेक्टिवली कर पाएंगे, एफिशिएंटली भी कर पाएंगे आप। नर्स शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल इन परफॉर्मिंग देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्स को जो भी रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और उनकी स्किल होना चाहिए कि वो उस काम को, उस रोल को, उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। By being knowledgeable and skillful in nursing practice, the nurse begin to gain patient trust and confidence, making him feel more secure. अगर आपके पास नॉलेज है डिसीज़ को लेके, आप पेशेंट एडमिट हुआ कोई पर्टिकुलर बीमारी को लेके, आप सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं पेशेंट के, उसने आपसे 2-4 लाइनें पूछ ली कि भाई क्या है, क्यों है, क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक होने का क्या दर है इस बीमारी का, तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने बोला अरे डॉक्टर से पूछ लेना, तो समझ में आ जाता है कि भाई आपको आता नहीं है। तो उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस तो वहीं पे लूज़ हो जाएगा आपके लिए, वो थेरापेटिक रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा क्योंकि आप उनके क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पा रहे हो। तो एक तो नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, साथ ही साथ स्किलफुल। अब जैसे आप एक मान लो कि इंट्राकेथ लगाने गए, जेल को जिसको हम बोलते हैं, या इंट्राकेथ जिसमें हम आईवी लाइन लगा देते हैं तो फ्लूइड जाते रहता है, तो अगर वो आप जेल को लगाने गए और या इंट्राकेथ लगाने गए, या जिसको हम कैनुला भी बोलते हैं, वो लगाने गए हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है उसके, तो वो आपने लगाया और आपसे लगाते ही नहीं बना, या आप एबीजी का सैंपल लेने गए, आर्टीरियल ब्लड गैस जिसको हम बोलते हैं, आर्टरी से लेना पड़ता है, वो सैंपल लेने गए, आपने 3-4 बार उसको प्रिक कर दिया, नीडल चुभा दी, उससे सैंपल ही नहीं निकला, तो वो तो आपको एक इनकॉम्पिटेंट पर्सन समझेगा कि अक्षम है, तो उसको कुछ बनता ही नहीं है। तो लेकिन अगर आप नॉलेजेबल हैं, पेशेंट के क्वेश्चंस का आंसर करने की आप में क्षमता है, स्किलफुल हैं, आप प्रोसीजर कर लेते हैं जल्दी से, तो बीइंग नॉलेजेबल एंड स्किलफुल इन नर्सिंग प्रैक्टिस, द नर्स बिगिन टू गेन पेशेंट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मेकिंग हिम फील मोर सिक्योर। तो उस पेशेंट का भरोसा आपके ऊपर बनता है, जनरेट होता है, और वो सिक्योर फील करता है, सुरक्षित फील करता है आपके हाथों में। कंपिटेंस इन सॉफ्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो नॉलेज और स्किल होना अलग चीज़ हो गई कि वो काम, आप किसी बीमारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं उस प्रोसीजर्स को। इसके अलावा सॉफ्ट और कम्युनिकेशन स्किल में भी कॉम्पिटेंस होना चाहिए। टू एस्टेब्लिश अ गुड रिलेशनशिप विद द पेशेंट एंड हिज केयर गिवर, द नर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। पेशेंट और उनके फैमिली मेम्बर या जो केयर गिवर है उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, अच्छा थेरेपेटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। दीज स्किल्स इंक्लूड बीइंग अवेयर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज ऑफ पेशेंट, active listening to the patient without interruption, giving information and having non-judgmental approach, paraphrasing, summarizing and clarifying information। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो सॉफ्ट स्किल है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए या होता है। एक तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ आपको करते आना चाहिए, पेशेंट की भावनाएं समझते आपको आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग टू पेशेंट विदाउट इंटरप्शन, पेशेंट अगर कुछ बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना है, हमको उसकी जो भी बोल रहा है वो सुनना है, तो एक्टिव लिसनिंग करना है। गिविंग इन्फॉर्मेशन, वो जो भी बोल रहा है, पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए, उसका आंसर करिए। हैविंग नॉन जजमेंटल अप्रोच, पेशेंट आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, कई बार हम हमारी इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करते, क्यों? सामने वाला जज करेगा हमको, ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो यहाँ पर एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको नॉन जजमेंटल होना है। वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, या मेडिकल ऑफिसर हो गए, या जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं जिनके साथ पेशेंट या जो क्लाइंट है बात करते हैं, तो इनको नॉन जजमेंटल होना ज़रूरी है। आप जजमेंटल हो गए, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे तुमने तो गलत किया है, तो ये हमको नहीं करना है। नॉन जजमेंटल अप्रोच होना चाहिए, पेशेंट की प्रॉब्लम को सुनना है और सॉल्व करना है। परस्फेरिंग मतलब कि एक बात को दोबारा बोलना, या समझ में नहीं आया है तो उसको दूसरे तरीके से बताना। समराइज़ कर रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करना है। ऑल दिस टेक्निक हेल्प बिल्ड अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट। तो इतनी टेक्निक्स अगर हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन स्किल का, तो पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके ऊपर, भरोसा जनरेट होता है।
नेक्स्ट है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी अपने प्रोफेशन से। ऑनेस्टी इन नर्सिंग सिंपली मीन्स डूइंग द राइट थिंग इन अ राइट वे, कमिंग टू वर्क ऑन टाइम, नॉट स्किपिंग ऑन पेशेंट केयर, एडमिटिंग टू मिस्टेक मेड एंड फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज, नॉट गॉसिपिंग अबाउट द पेशेंट एंड बीइंग ट्रू टू वंस बिलीव्स। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का मतलब क्या हुआ कि आप अपना काम सही तरीके से करें, सही काम को सही तरीके से करना है, अपने काम पर समय से आइए, टाइम से आइए, पेशेंट केयर को स्किप नहीं करना है। मान लो पेशेंट को बेड रिडन पेशेंट है, उसको बेड सोर होने की संभावना है, तो ऐसा नहीं कि आप फिर अरे नहीं रहने दो, आज बैक केयर करना तो थी लेकिन आज नहीं कल कर देंगे, या पेशेंट को पोजीशनिंग कराना है टू आर्ली, वो आप नहीं करवा रहे हैं। तो जो भी काम है उसको सही तरीके से करना है। एडमिटिंग टू मिस्टेक मेड, जो भी गलतियां अगर मान लो आपने की हैं, आपसे हो गई हैं गलती से, उनको स्वीकार करिए। जो भी उसके नुकसान होते हैं या कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, असर पड़ने वाला है, उसको देखिए, उसको फेस करिए सामने रह के। पेशेंट के बारे में गॉसिपिंग नहीं करना है, उधर बातें नहीं करिए, और ट्रू रहिए दूसरों के, जितने भी लोग हैं उनके बिलीव्स के लिए। Nurses are expected to work with honesty and integrity to maintain patient and public trust and uphold the reputation of profession। अब नर्सेस जो हैं आपसे हमसे उम्मीद की जाती है कि हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करें, पब्लिक और पेशेंट का ट्रस्ट हमको मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ नर्सिंग प्रोफेशन की पूरी जो रेपुटेशन है उसकी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर ही होती है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में होते हैं। An honest approach will allow patient to develop respect and believe that nurses is acting in his best interest। तो जितना ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे, जितना जिम्मेदारी के साथ आप काम करेंगे, उतना नर्सेस के लिए ट्रस्ट बढ़ेगा, पेशेंट में और सोसाइटी में भी। ऑनेस्टी। फिर नेक्स्ट है ट्रस्ट। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है ना, उसमें ट्रस्ट की कुछ डेफिनेशन दी हुई है। डिफाइन ट्रस्ट एज अ फर्म बिलीव इन रिलायबिलिटी, ट्रूथ और एबिलिटी ऑफ समवन और समथिंग। ट्रस्ट क्या है? भरोसा होता है। किस में? रिलायबिलिटी में। आप सामने वाला रिलायबल है या नहीं है, भरोसेमंद है नहीं है, या सच में। एबिलिटी ऑफ समवन, किसी की एबिलिटी, किसी पर्सन की उसमें वो एबिलिटी है या नहीं है, या कुछ भी चीज़। तो ट्रस्ट क्या हो सकता है? एक तो रिलायबिलिटी है, ट्रुथ है, और किसी पर्सन पे भरोसा करना, ये ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट इज़ मेन एलिमेंट ऑफ ऑल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जितने भी IPR होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, उसमें जो मेन एलिमेंट है वो है ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन की, थेरापेटिक रिलेशनशिप की। सम ऑफ द नर्सिंग एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट ट्रस्ट आर। अब कुछ नर्सिंग एक्टिविटी हैं जिनके थ्रू ट्रस्ट डेवलप होता है। थेरापेटिक रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो उस थेरापेटिक रिलेशनशिप में अच्छा बिल्ड करना है हमको थेरापेटिक रिलेशनशिप, तो कुछ नर्सिंग एक्टिविटी जिनके थ्रू हम ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, ट्रस्ट जनरेट होता है। क्या है? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग। आप पेशेंट की बात ध्यान से सुनिए, तो पेशेंट फील अंडरस्टूड, पेशेंट को लगता है कि भाई उसको समझा जा रहा है, उसकी वो जो बोल रहा है उसको समझा जा रहा है, ध्यान से सुना जा रहा है। रिस्पेक्टिंग, अब पेशेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो पेशेंट फील वैल्यूएबल। जब हमारी कोई रिस्पेक्ट करता है तो हमको लगता है ना कि हम कोई वैल्यूएबल पर्सन है, तो आप पेशेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो पेशेंट वैल्यूएबल फील करता है। बीइंग ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन एक्टिविटी, अपनी जो भी एक्टिविटी हैं उनके साथ ईमानदार रहिए। नर्सिंग एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं हॉस्पिटल में, हम जो प्रोसीजर करते हैं, कंसिस्टेंट रहिए, अपना काम के साथ ईमानदार रहिए। पेशेंट को लगेगा कि जो नर्सेस हैं वो ट्रस्टवर्दी, इन पर भरोसा किया जा सकता है। हैविंग एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि दुनिया में अलग अलग लोग हैं, हमारी 4 लोगों से बन रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो सेम है, हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ पर आपको एक्सेप्टेबल एटीट्यूड रखना है, मतलब जो भी आ रहा है वो एक्सेप्टेबल है, जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा? पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, कि भाई इन्होंने, मैं जैसा हूँ, मुझे एक्सेप्ट किया है, अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इनसे शेयर करता हूँ। इफ़ द पेशेंट डेवलप ट्रस्ट ऑन द नर्स, दे आर मोर लाइकली टू शेयर डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। अगर आपने पेशेंट का ट्रस्ट जीत लिया है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। परफॉर्मिंग रोल्स इन एथिकल वे,
इज़ एसेंशियल टू बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट। एथिकल वे यानी जो कि सही वे है, सही तरीका है, सही रास्ता है अपना काम करने का। तो आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, एथिकल वे से कर रहे हैं। इज़ एसेंशियल टू बिल्डिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट। तो ये ज़रूरी है करना, क्योंकि आपको पेशेंट के साथ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप उसका बनाना है, भरोसा जीतना है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी, सहानुभूति, हमदर्दी। इट रिफर टू नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। अब एज अ नर्स जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको ये समझना, ये महसूस होना ज़रूरी है कि पेशेंट क्या अनुभव कर रहा है वहाँ पे, पेशेंट का क्या नज़रिया है, उसको कैसा फील हो रहा है। दिस प्रोसेस अलाउ नर्स टू सी द सफरिंग फ्रॉम पेशेंट ओन पॉइंट ऑफ व्यू विदाउट एक्सपीरियंसिंग द इमोशनल कंटेंट। तो जब आप एक पेशेंट के तरीके से सोचते हैं कि मैं यहाँ पर एडमिट हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मैंने अपना काम अभी छोड़ रखा है, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे ये प्रोसीजर करवाना पड़ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, जब आप पेशेंट की तरफ से सोचना शुरू करते हैं ना एक बार कि पेशेंट बेड पे है तो वो क्या महसूस कर रहा होगा, उसके नज़रिए से सोच के देखिए, तो उससे क्या होगा, आप पेशेंट के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो क्या महसूस कर रहा है, वो क्या जानना चाहता है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हमको अंदाज़ा मिल जाता है। तो आप एक सहानुभूति फील करते हैं, पेशेंट के साथ हमदर्दी फील करते हैं। दिस अंडरस्टैंडिंग अलाउ नर्सेज टू आइडेंटिफाई द पेशेंट प्रॉब्लम प्रिसाइजली। तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत एक्यूरेट तरीके से आप समझ पाएंगे, प्रॉब्लम समझ पाएंगे, आप उसके हिसाब से गोल्स बना पाएंगे कि भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है। प्रोवाइड स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड एवेल्यूएट द पेशेंट आउटकम। तो जब आप पेशेंट के नज़रिए से सोचते हैं कि पेशेंट क्या महसूस कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, तो पेशेंट की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। प्रॉब्लम समझ पाएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए गोल बना पाएंगे तो स्पेसिफिक इंटरवेंशन, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ आप करेंगे, इंटरवेन करेंगे और पेशेंट का एवोल्यूशन करते हैं हम कि अब पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, अब पेशेंट को थोड़ा बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये एम्पैथी। फिर नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता। इट रिफर टू द ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद अदर एंड रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी। ये हर किसी की ड्यूटी है कि अगर उसके पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है किसी पर्सन की, तो उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखे और उसकी प्राइवेसी का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। नर्स हैव द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल एंड नॉट शेयरिंग इट विद अदर एक्सपेक्टिंग इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं शेयर ना करें। जो गोपनीय सूचना है, गुप्त सूचनाएं हैं, वो इधर उधर शेयर ना करें जब तक ज़रूरी ना हो तब तक। अब जैसे डिपार्टमेंट में हमको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या आप हैं, आपके बीच में तो इन्फॉर्मेशन रहेगी, शेयर करना पड़ेगी, लेकिन उसको हर कहीं पे हमको शेयर नहीं करना है, गॉसिपिंग नहीं करनी उसके बारे में। इन नर्सिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इंडिकेट मेंटेनिंग प्राइवेसी इन फिजिकल सेटिंग वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव इशू कंसर्निंग द पेशेंट। अब नर्सिंग में क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या हो गया, पेशेंट की प्राइवेसी, पेशेंट की गोपनीयता, मेंटेनिंग प्राइवेसी इन फिजिकल सेटिंग वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव इशू। अब कोई भी सेंसिटिव इशू के साथ आप डील कर रहे हैं, पेशेंट से रिलेटेड है, जो कि पेशेंट से रिलेटेड कोई भी सेंसिटिव इशू है उसके साथ डील कर रहे हैं, तो फिजिकल सेटिंग में भी प्राइवेसी हमको रखनी है। जैसे आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन आज से 10-12 साल पहले जितने भी HIV वाले पेशेंट रहते थे, HIV एड्स, तो उनके बेड के बाहर यूनिवर्सल प्रिकॉशन लिख दिया जाता था ताकि हर कोई उनको जाके छुए ना। अब लोगों को मालूम चल गया कि भाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब होता है HIV एड्स। तो आप देखिए ना, आपकी सोसाइटी में HIV एड्स से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके साथ सोसाइटी किस तरीके से व्यवहार करती है, आइसोलेट कर देती है। तो अगर किसी को कोई डिसीज़ है, इस प्रकार की कोई डिसीज़ है, तो हमको वो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। तो अब वो बेड के बाहर जो लिखा रहता था कि यूनिवर्सल पेशेंट, वो सब चीज़ हट गई हैं। तो इस प्रकार की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की या पेशेंट से रिलेटेड, वो हमको इधर उधर शेयर नहीं करनी है। उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो भी हमको एक फिजिकल सेटिंग में भी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है।
It also include closing the room door or at least using the separation screen while sharing sensitive information. तो जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल स्टाफ से, हॉस्पिटल स्टाफ डॉक्टर है कंसर्निंग, गॉसिपिंग नहीं करना है, बात कर रहे हैं पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान रखें कि रूम का डोर क्लोज हो या कम से कम सेपरेशन स्क्रीन हो, तब उसके बारे में, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बात कर रहे हैं तब. कीपिंग द पेशेंट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंक्लूड नॉट स्पीकिंग अबाउट द पेशेंट एंड हिज कंडीशन इन पब्लिक प्लेस वेयर इट कुड बी ओवरहियर्ड. तो पेशेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आपको पब्लिक प्लेस में भी बात नहीं करनी है जहाँ पर इस बात को सुना जा सके. It also include strictly limiting or removing mobile phones from patient area to avoid accidental recording of private record or information. If the patient is certain that his personal information is kept confidential, he may be more forthcoming about his problem. तो अगर इन्फॉर्मेशन लीक होने की संभावना है, मोबाइल फ़ोन या जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो उनको अपन को बातचीत करने के पहले वहाँ से हटा देना है. अगर पेशेंट को आपने भरोसे में ले लिया कि भाई उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, तो वो आपके बार आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट है शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयरिंग एटीट्यूड. मतलब आपका जो एटीट्यूड है, नज़रिया है, वो केयरिंग हो पेशेंट के लिए, और उस पेशेंट की आप रिस्पेक्ट करें. इन नर्सिंग दीज रिफर टू इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, कॉलिंग द पेशेंट विथ हिज हर फॉर्मल नेम. तो हम ये रिस्पेक्ट दिखा सकते हैं, हम केयरिंग एटीट्यूड दिखा सकते हैं. कैसे? नर्सिंग में हम दिखा सकते हैं. कैसे दिखा सकते हैं? इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, कॉलिंग द पेशेंट विथ हिज हर फॉर्मल नेम. पेशेंट को उसके जो भी नाम नेम है, पेशेंट नहीं करना है ना, उसके नाम से उसको बुलाइए, जो भी नाम है. पेशेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट करिए. ट्रीटिंग द पेशेंट विद डिग्निटी. अरेंजिंग फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड प्राइवेसी एट ऑल टाइम. पेशेंट के कंफर्ट के लिए, प्राइवेसी के लिए हमेशा जागरूक रहिए, उसको मेंटेन करके रखिए, अरेंजमेंट करते रहिए उसके लिए. प्रिपेयरिंग द पेशेंट बिफोर एनी प्रोसीजर. कोई भी प्रोसीजर तैयार हो रहा के लिए पेशेंट को भेजना है, एक्सरे के लिए भेजना है, एंडोस्कोपी के लिए भेजना है, कहीं पे भी आपको भेजना है पेशेंट को, तो पेशेंट को जल्दी से तैयार कर दीजिए अच्छे से ढंग से उसको. इनकरेजिंग द पेशेंट टू मेक चॉइस रिगार्डिंग हिज केयर. पेशेंट को इनकरेज करिए कि भाई अपनी जो भी आपको केयर चाहिए तो वो चॉइस करें कि क्या किया जाए आज उसके साथ, कैसे क्या करें, किस तरीके से करें. बीइंग compassionate, spending appropriate time with the patient, helping and advising the patient to resolve his problem, demonstrating active listening. तो इतना आपको अगर पेशेंट के साथ करते हैं तो पेशेंट को फील होगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपका केयरिंग एटीट्यूड है. कंपैशन मतलब होता है करुणा अगर आपके अंदर है. पेशेंट के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, उसके पास बैठना है, सुनना है उसकी बात. हेल्पिंग एंड एडवाइजिंग द पेशेंट टू रिजॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं. पेशेंट के पास बैठकर जब वो बोलता है तो हम उसको ध्यान से सुनें, एक्टिव लिसनिंग करें. डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि आप एक्टिव लिसनिंग करेंगे तो उसका सीधा तरीका तो ये मतलब यही निकलता है ना कि आपको उसकी केयर है, तभी तो आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं. तो ये सब करके हम पेशेंट को रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना केयरिंग एटीट्यूड पेशेंट को दिखा सकते हैं. दीज एक्टिविटी इम्प्रूव प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट. तो इतनी ये जो हमने एक्टिविटीज़ देखी अलग अलग, कॉम्पिटेंस इन नॉलेज एंड स्किल, कॉम्पिटेंस इन सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, एम्पैथी, कॉन्फिडेंशियलिटी और शोइंग रिस्पेक्ट एंड केयरिंग एटीट्यूड. इतना सब या इतनी एक्टिविटीज़ हम पेशेंट के साथ करते हैं. तो ये एक्टिविटी करने से क्या होता है, आपका जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता है पेशेंट के साथ में. ठीक है, तो ये हमने वे ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड सोसाइटी भी कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो IPR के ऊपर रहेगी. थैंक यू.